मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे पेट में लगातार दर्द रहने लगा। शुरुआत में सोचा मामूली परेशानी होगी, लेकिन एक दिन तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। घबराए हुए मेरे पति और सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और जो उन्होंने कहा वो सुनकर मेरी दुनिया जैसे थम सी गई। उन्होंने कहा, डिलीवरी का समय आ गया है, मरीज को तुरंत डिलीवरी वार्ड ले चलो। मैं सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। लगा जैसे अब सब खत्म हो जाएगा, मेरा रिश्ता, मेरा घर। पर तभी मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस नन्हे चेहरे को देखकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरा ही है। मेरे मन में उथल पुथल मची थी, क्योंकि शादी से पहले मेरी जिंदगी में कभी कोई और नहीं था और मुझे तो बच्चों से खास लगाव भी नहीं था। माँ बनने की कल्पना भी कभी नहीं की थी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब तो तब लगता जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती और रोने लगती। उनका व्यवहार मेरे लिए एक राज बन गया था। मैं अंदर ही अंदर जवाब तलाशने लगी। एक दिन जब मैं अकेली थी तो सासू माँ का मोबाइल हाथ लगा। दिल थाम कर मैंने अपने पति को उनके फोन से एक मैसेज भेज दिया, बस यही जानने के लिए कि सच क्या है। जब पति का जवाब आया तो मेरी सांसें थम सी गईं। उस जवाब ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली, क्योंकि उसमें छिपा था वो सच जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी और अपने चेहरे को देखते हुए एक अजीब सी खामोशी में खो गई थी। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, बालों में सफेदी बढ़ने लगी थी और चेहरे पर वह रंगत भी न थी जो पहले कभी थी। अब मेरा चेहरा थका हुआ और मुरझाया सा लगता था। मुझे देखकर कोई भी समझ सकता था कि मुझे मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही शरीर में भी बदलाव महसूस हो रहे थे, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा वजन वाली हो गई थी। कमरे में लगी तस्वीरों में मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो तस्वीरें जिनमें मैं एक नाजुक, चमकदार गोरी लड़की थी, जिनकी आंखों में हिरनी जैसी चमक थी और बाल घने काले थे, अब बिल्कुल अलग लग रही थी। अब मैं हर वक्त अंदर से परेशान रहती थी, क्योंकि मेरी उम्र की अधिकतर लड़कियां शादी कर चुकी थी और मैं अब भी अकेली थी। मेरी माँ भले ही कभी खुलकर कुछ न कहती थी, लेकिन उनकी आंखों और खामोशी में छुपी चिंता मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। वो हर वक्त मेरे लिए परेशान रहती थी, बस जाहिर नहीं करती थी। मैं उस दिन आईने के सामने खड़ी खुद में उलझी हुई थी, तभी भाभी की आवाज आई, सविता आ जाओ, खाना लग गया है। सब लोग साथ में बैठकर खा रहे हैं। उनकी आवाज में हमेशा की तरह अपनापन था। मैं चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। भाभी हमेशा की तरह तेज चल रही थी और मैं हल्के से लंगड़ाते हुए उनके पीछे थी। जब वो थोड़ा आगे निकल गई तो मुस्कुराकर पीछे मुड़ी और बोली, जब से तुम्हारी भतीजी 3 साल की हुई है ना, हर काम फटाफट करने की आदत सी पड़ गई है। चलो आ जाओ मेरे साथ। फिर उन्होंने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। हम साथ साथ चल रहे थे कि मैं अचानक बोल पड़ी, भाभी तुम मुझसे 8 महीने छोटी हो, है ना? उन्होंने हल्के से सिर हिलाया तो मैं धीरे से मुस्कुराते हुए कहने लगी, और तुम्हारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मैंने भरे मन से कहा, देखो ना, आज तक अपने माँ बाप पर ही बोझ बनी हुई हूँ। ऊपर से मेरा लंगड़ाकर चलना और ये बड़ा हुआ वजन, भला कौन करेगा मुझसे शादी? मेरी बात सुनकर भाभी एकदम परेशान हो गईं। उन्होंने तुरंत मुझे टोका, बस करो सविता, ऐसी बातें मत किया करो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वो तुम्हारे लिए जरूर कोई अच्छा जीवन साथी भेजेगा, तुम चिंता मत करो। मैं चुप हो गई। दिल में हलचल थी, पर बाहर शांति उड़ ली। शाम को मैं अपने कमरे में थी, अकेली बैठकर रामायण पढ़ रही थी, मन को थोड़ा सुकून देने के लिए। तभी भाभी अचानक हड़बड़ाते हुए कमरे में आई। उनकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। वो बोली, सविता जल्दी से कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं तो अवाक रह गई, उनके चेहरे को निहारती रही। हौले से बोली, मेरे लिए रिश्ता आया है? लेकिन कैसे? भाभी मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ दिन पहले एक आंटी से बात की थी, जो रिश्ते लेकर आती हैं, वही आज तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। जल्दी करो, चलो तैयार हो जाओ। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम सी गई थी। क्या वाकई ये सब मेरे लिए हो रहा था? मैंने भाभी से थके हुए लहजे में कहा, भाभी क्या फायदा तैयार होने का, जब लड़के वाले मुझे वैसे भी पसंद नहीं करने वाले। भाभी ने मेरी बात को तुरंत काटा और सख्ती लेकिन प्यार से बोली, सविता ऐसी बातें मत करो। देखो ना, हमने सुबह तुम्हारे लिए भगवान से दिल से दुआ की थी और उसी दिन रिश्ता आ गया।
जब प्रार्थना से रास्ता खुला है तो ये भी हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पसंद कर लें। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान सब ठीक करेगा। उनके शब्दों में इतना भरोसा था कि मैंने खुद को संभाला और तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो ड्राइंग रूम में एक आंटी और एक लड़का पहले से बैठे थे। मुझे देखते ही आंटी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई और बेहद प्यार से मुझे पास बुलाकर अपने बगल में बैठा लिया। उनके व्यवहार ने मेरा संकोच कुछ कम कर दिया। मैंने चुपके से नजरें उठाकर लड़के की तरफ देखा और उस एक नजर ने जैसे सब कुछ बदल दिया। वो भी मेरी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरे दिल से एक मासूम सी दुआ निकली, हे भगवान, बस ये लोग मुझे स्वीकार कर लें। तभी वो आंटी मुस्कुराते हुए बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम अभी अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का करना चाहेंगे। ये सुनकर मैंने नजरें धीरे से उस लड़के की ओर उठाई। वो अब भी मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में वही मुस्कान थी। मेरा दिल एक पल को जैसे रुक सा गया। माँ ने विनम्रता से जवाब दिया, देखिए, अगर फैसला सिर्फ मेरे हाथ में होता तो मैं अभी आपको अंगूठी पहनाने की इजाजत दे देती। लेकिन आप तो जानती हैं, शादी ब्याह के मामले में आखिरी राय मर्दों की ही मानी जाती है। सविता के पिताजी जब ऑफिस से लौटेंगे तो हम आपसे बात करके जरूर बताएंगे। वो लोग चले गए, लेकिन मेरे भीतर हलचल अभी भी जारी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनदेखे फैसले का बेसब्री से इंतजार हो। अब सब कुछ भगवान और किस्मत के हाथों था और फिर कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की तरफ से हाँ हो गई। सिर्फ 1.5 महीने बाद की तारीख तय हुई मेरी शादी की तारीख। वो पल जिसका मैं कभी सपना भी नहीं देखती थी, अब मेरी हकीकत बनने वाला था। मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि मुझे शादी सादगी से करनी है, बिना किसी तामझाम के। मेरे दिल के किसी कोने में ये डर था, अगर शादी बहुत धूमधाम से हुई तो ढेर सारे लोग आएंगे और मुझे देखकर शायद हंसी उड़ाएंगे। मेरे परिवार ने मेरी भावनाओं को समझा और मेरी बात मान ली। उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने चाहा। शादी बहुत सादगी और अपनापन के माहौल में हुई। जब मैं शादी के जोड़े में विदा हुई तो दिल में सुकून था। मैं अब सौरभ की दुल्हन बन चुकी थी और यह एहसास मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। शादी के थोड़ी ही देर बाद सौरभ कमरे में आए। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे मुंह दिखाए कि रस्म में अंगूठी पहनाए और मुस्कुराते हुए बोले, सविता, आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि आज से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। उनके शब्द मेरे दिल को छू गए। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी जिंदगी अब सच में बदलने वाली है। मेरे लिए अभी भी यह यकीन करना मुश्किल था, कैसे हो सकता था कि एक साधारण मोटी सी लड़की को सौरभ जैसे लड़के ने अपना जीवन साथी चुना। ये सोचते हुए मैं उसके सामने बैठी थी और मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी। फिर अचानक मुझे एक सवाल करने की हिम्मत मिली। मैंने धीरे से पूछा, मुझे एक बात बताए सौरभ, आपने मुझसे शादी क्यों की? उसका चेहरा हल्की सी मुस्कान से खिल उठा। वह बिना झिझके बोला, जाहिर सी बात है, तुम मुझे पसंद आई थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। शायद मैं उम्मीद कर रही थी कि वह कुछ और बोले जो मेरे मन के सवालों का जवाब दे सके। और फिर मैंने सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा, तो मुझ में क्या खास लगा था आपको? सौरभ ने मेरी आंखों में देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी सादगी। तुम जैसी हो वैसी ही हमारे सामने आई। तुमने खुद को कभी दिखावा नहीं किया, मेकअप के पीछे नहीं छुपी। तुम अपनी असली पहचान के साथ सामने आई और यही सबसे खूबसूरत बात थी। मेरे दिल को कुछ सुकून मिला और बिना कुछ कहे मैं हल्के से मुस्कुरा दी। मेरी शादी के बाद मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हे शुरू हुए थे। मेरे पति सौरभ ने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर हर पल मुझे सम्मान दिया और अपनी जान की तरह चाहा। वहीं मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही संभालती थी, जैसे वह मुझे अपना सच्चा परिवार मानती हो। हालांकि मेरी शारीरिक स्थिति मुझे हमेशा परेशान करती थी। मैं बहुत मोटी हो गई थी और खुद को सौरभ के साथ अच्छा नहीं लगता था। इस सोच में मैंने फैसला किया कि अब डाइटिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन मेरी सास ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने प्यार से कहा, अगर तुम स्मार्ट हो गई तो तुम बेवकूफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। उनकी यह बात मुझे चौंका गई थी। शाम को सौरभ के घर आने से पहले मेरी सास हमेशा मुझे कुछ मीठा खिलाती थी। मुझे यह आदत समझ में आने लगी थी। वह मुझे अपना प्यार और देखभाल जताती थी और मैं इसे बिना कोई सवाल किए खा लेती थी। उनके इस प्यार में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा महसूस कराता कि मैं कहीं न कहीं घर के अहम हिस्सा बन चुकी हूँ। आज मेरी सास ने मुझे पेड़ा दिया और जैसे ही मैंने उसे खाया, मेरे पेट में तेज दर्द उठने लगा।
ये कोई पहली बार नहीं था, अब तो ये रोज की बात बन गई थी। हर बार जब भी सासू माँ मुझे कुछ मीठा खिलाती, कुछ ही देर में पेट में मरोड़े उठने लगती। सौरभ जब तक ऑफिस से घर लौटता, तब तक मैं दर्द से बेहाल हो चुकी होती। और फिर वो सारी रात मेरी देखभाल में जागते हुए गुजारता। इस वजह से हम दोनों को कभी चैन से बैठकर बात करने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। ये बात मेरे दिल को बहुत परेशान करने लगी थी। फिर एक दिन मैंने मन में सोचा, क्यों न मैं अब सासू माँ का दिया मीठा खाना ही छोड़ दूं। क्योंकि धीरे धीरे मेरे मन में शक घर करने लगा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारे बीच की नज़दीकी पसंद नहीं आ रही। क्या वो जानबूझकर हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही हैं? इस सवाल ने मेरे भीतर हलचल मचा दी थी। आज शाम मेरी सासू माँ बड़े प्यार से मेरे लिए खीर बना कर लाई थी। उन्होंने थाली मेरे सामने रखी और मुस्कुराकर बोली, आओ बेटी, खीर खा लो, तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। मैंने हल्के से जवाब दिया, माँ जी, मैं इसे अपने कमरे में जाकर खा लूंगी। उन्होंने जरा गंभीर होते हुए कहा, नहीं, यही खाओ, मेरे सामने। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, मुझे थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, जब अच्छा लगे तब खा लेना। मैं खीर लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे खाने के बजाय चुपचाप छुपा दिया। मन में एक उम्मीद थी कि शायद आज पेट दर्द नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी। कुछ ही देर बाद पेट में वही तीखा दर्द शुरू हो गया, धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं बिस्तर पर तड़पने लगी। दर्द से कराहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आवाज़ सुनकर सास घबराते हुए कमरे में आई, क्या हुआ बेटी? ये कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं रोती हुई बोली, माँ जी, सौरभ को बुला लो, मैं अब बहुत दर्द में हूँ। और तभी दरवाजे पर सौरभ भी आ चुके थे, घबराए नजरों से मुझे देख रहे थे। मेरी हालत देखकर सौरभ घबरा गए और बिना एक पल गनवाए मुझे तुरंत अस्पताल ले गए। रास्ते भर मेरी सासू माँ मेरा हाथ थामे मुझे ढांढस बंधाती रही, कहती रही, कुछ नहीं होगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मेरी गंभीर हालत देखकर मुझे इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। जल्दी जल्दी जांच हुई और फिर डॉक्टर ने एक झटका देने वाली बात कही, पेशेंट की डिलीवरी का वक्त आ गया है, इन्हें तुरंत डिलीवरी वार्ड में ले जाए। मैं हैरान रह गई, जैसे समय एक पल को थम गया हो। मेरी आंखें डॉक्टर के चेहरे पर टिकी थी, जैसे उनके शब्दों पर विश्वास ही न हो रहा हो। मैं बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही शादी हुई है। उस पल डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मेरे भीतर एक ही डर सिर उठाने लगा, सौरभ क्या सोचेंगे? क्या वो अब मुझसे दूर हो जाएंगे? क्या मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा? मैं अंदर से कांप रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि मेरे जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मैं गुस्से और हैरानी में भरकर सौरभ से बोली, मुझे इस अस्पताल से ले चलो, मैं यहाँ इलाज नहीं करवाऊंगी। ये डॉक्टर तो कुछ भी कह रही है, लेकिन मेरा दर्द अब और तेज होता जा रहा था, हर पल जैसे शरीर को चीरता हुआ गुजर रहा था। मैं चीखने लगी थी, दर्द असहनीय हो गया था। सौरभ ने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में घबराहट थी लेकिन आवाज में ठहराव, डर मत सविता, सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। वह और मेरी सास बाहर चले गए और फिर डॉक्टरों ने मुझे डिलीवरी वार्ड में ले जाया। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद मेरी कोख से एक नन्हा सा बच्चा जन्मा। मैं हैरान थी, अभी भी खुद को समझा नहीं पा रही थी कि ये सच है। ये बच्चा मेरा ही है। मेरे सामने वो लम्हा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो चीखें, वो दर्द, वो कराहें, सब मेरी थी और उनके अंत में वो मासूम सी जान थी जिसे मैंने जन्म दिया था। पर अब एक सवाल दिल में उठ रहा था, मैं सौरभ का सामना कैसे करूंगी? दुख, उलझन और एक अजीब सी बेबसी ने मुझे जकड़ लिया था और मैं उस नवजात को देखकर भी मुस्कुराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मैं बुरी तरह उलझ चुकी थी, समझ नहीं पा रही थी कि अब सौरभ का सामना कैसे करूंगी। क्या वो मुझसे किनारा कर लेगा? क्या समाज में मेरी बदनामी होगी? यही सब सोचकर मैं बिस्तर पर लेटी चुपचाप आंसू बहा रही थी। थोड़ी ही देर में सौरभ और मेरी सासू माँ कमरे में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मेरी सास ने पास आकर मुस्कुराते हुए बधाई दी और बच्चे को मेरी ओर बढ़ाकर बोली, देख बहू, बेटा हुआ है और बिल्कुल तुम पर गया है, नन्हा सा, प्यारा सा। मैंने बिना उनकी तरफ देखे मुंह फेर लिया। धीमे स्वर में बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाए। सौरभ चौंक गए। मेरी सासू माँ ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सविता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर ली। मेरी सास बोली, बेटी, ये बच्चा तुम्हारा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खुद को और इस मासूम को सजा मत दो, ये तुम्हारा ही अंश है। मैं खामोश थी। जब हम अस्पताल से घर लौटे
तो मैंने सौरभ और सासू माँ से साफ कह दिया था कि मेरे मायके वालों को इस बच्चे के जन्म के बारे में कुछ भी न बताया जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी जाने कि उनकी बेटी ने शादी के महज 3 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया। सौरभ अब भी मेरे साथ बहुत प्यार और सब्र से पेश आ रहे थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक मुझे छोड़ चुका होता, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ एक कठोर शब्द तक नहीं कहा। सासू माँ बच्चे की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाए हुए थी। वो उसे प्यार से गोद में उठाती, सुलाती, खिलाती, और मुझसे तो उसका चेहरा तक देखे नहीं बनता था। हमने बच्चे का नाम प्रवेश रखा था, लेकिन एक बात ने मुझे अंदर ही अंदर परेशान करना शुरू कर दिया था। जब से प्रवेश इस घर में आया था, सौरभ और उनकी माँ के बीच अक्सर बहस होने लगी थी। सौरभ जो कभी भी अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, अब कई बार झुंझला जाते थे। घर की हवा बदली बदली सी लगने लगी थी। जब भी प्रवेश रोता, मेरी सास उसे गोद में लेकर मेरे पास आ जाती। वे धीरे से कहती, बेटी इसे चुप करवा दो, बच्चा अपनी माँ की महक के लिए तड़प रहा है। मैं बस चुपचाप मुंह फेर लेती और कहती, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मुझसे नहीं होगा। इस पर वो अक्सर रो पड़ती। कई बार उनके हाथ जुड़ जाते थे। बहू माफ कर दो मुझे। मैं हैरान रह जाती, पूछती किस बात की माफी माँ जी, बताए ना। लेकिन वो कुछ न कहती, बस चुप हो जाती। मैं उलझन में थी कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। एक शाम की बात है, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब सौरभ ऑफिस से लौटे। तभी बाहर से सासू माँ की तेज आवाजें सुनाई दी। उनकी आवाज में गुस्सा साफ था। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं बचा कि इस बच्चे को हर वक्त संभालूं। उसकी माँ से कहो या तो खुद बच्चे को संभाले, नहीं तो किसी और को लाकर उसकी माँ बना दो। मैं हैरान रह गई। अगली ही पल सौरभ की कड़कती हुई आवाज आई, गुस्से से भरी, कपकपाती, माँ ये सब जो हुआ उसकी वजह सिर्फ आप हैं। अगर आपने वैसा न किया होता तो हालात आज बिल्कुल अलग होते। इसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया था। माँ एकदम चुप हो गई थी। कुछ ही दिनों में बच्चे की देखभाल के लिए घर में एक आया रख ली गई थी। अब अधिकतर समय प्रवेश की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मैं थोड़ा राहत महसूस करने लगी थी। एक शाम की बात है, मैं दोपहर की नींद से उठी ही थी कि आया पास आकर बोली, मैडम इस घर में तो सब आपके लिए पागल हैं क्या। मैं चौंक गई। पूछा, नहीं ऐसा क्यों बोल रही हो। वो बोली, जब आप सो रही थी तब आपकी सासू माँ चुपके से आपके पास आकर बैठ गई थी। वो बहुत रो रही थी और बार बार आपसे माफी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। दिल में पहले से जो शक पल रहा था अब और भी गहराने लगा। लगने लगा कि शायद वाकई कुछ ऐसा है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो मेरी सास ने किया हो और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ पहुंची। मैंने आया से धीरे से कहा, एक बात सुनो, अब से तुम मेरी सास पर ध्यान रखना। वो दिन भर क्या करती है, किससे क्या बात करती है, हर छोटी छोटी बात मुझे आकर बताना। आया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जी मैडम मैं तो आपकी ही हूँ, पूरी वफादारी से बताऊंगी सब कुछ। अब मेरे मन में जवाबों से ज्यादा सवाल थे और मैं हर पल सच के और करीब जाना चाहती थी। अब धीरे धीरे मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलने लगा था। मुझे लगने लगा था कि काम वाली बाई, जो अब मेरी आंखें और कान बन चुकी थी, हर छोटी बात पर नजर रखेगी। उस दिन सौरभ घर पर ही थे और अपने ऑफिस का काम हमारे ही कमरे में कर रहे थे। मैंने सोचा उनके लिए चाय बना लूं और साथ ही कुछ पल उनके पास बैठकर बातें कर लूं, शायद दिल हल्का हो जाए। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सौरभ अचानक घबरा गए। उनके हाथ से कुछ तस्वीरें नीचे गिर पड़ी। मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मेरे कदम वहीं ठिठक गए। एक तस्वीर में सौरभ किसी लड़की के साथ खड़े थे। सौरभ मुस्कुरा रहे थे और वह लड़की उनके हाथ को थामे हुए थी। इससे पहले कि मैं उस लड़की का चेहरा साफ देख पाती, सौरभ ने फुर्ती से सारी तस्वीरें समेट लीं। एक पल को मेरे भीतर एक डर कौंध गया। क्या सौरभ मुझे धोखा दे रहे हैं? क्या इस रिश्ते के पीछे भी कोई छुपा हुआ राज है? मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई। सौरभ जल्दी से बोले, आओ सविता, बैठो मेरे पास। मगर मैं बस सिर पकड़कर बैठ गई। सिर दर्द से फट रहा था, न सिर्फ शरीर से बल्कि दिल और दिमाग से भी। मैं धीमे धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर लौट आई थी। दिल जैसे किसी भारी बोझ से दबा हुआ था। बिस्तर पर लेटी तो कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, पर वो नींद भी चैन नहीं थी। पूरे वक्त अजीब अजीब सपनों ने मुझे घेरा रखा। हर एक सपने में बस एक ही डर सताता रहा कि सौरभ मुझसे दूर जा रहा है, मुझे अकेला छोड़ रहा है। मैं एक झटके से उठ बैठी जब सौरभ ने आवाज दी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बोला, सविता तुम नींद में बार बार कुछ बड़बड़ा रही थी, सब ठीक है?
मैं खुद भी टूट सी गई थी अंदर से, इसलिए कोई जवाब सोच नहीं पाए। बस धीमे से बोली, कुछ नहीं, कोई बुरा सपना था। सौरभ ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तो चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने पास रखे जग की ओर देखा, गला सूख रहा था, तो मैंने भी जग उठाया और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचने वाली थी, किचन से आती हुई धीमी बातचीत की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। मैं वहीं एक कोने में खड़ी हो गई, कान अपने आप उन आवाजों की ओर खींचते चले गए। माँ जी की आवाज किचन से साफ सुनाई दे रही थी और उसके जवाब में सौरभ की आवाज आई, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, लेकिन माँ, मैं उसे दिल से चाहता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसके ये लफ्ज जैसे सीधा मेरे दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। मैं जड़ हो गई थी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैं खुद को संभालते हुए चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ ही देर में सौरभ भी लौट आया। मुझे देखकर ठिठक गया, शायद मेरे चेहरे का सूना भाव उसकी नजरों से छुप नहीं पाया। वह बोला, सविता, जब मैं गया था तब तुम ठीक लग रही थी, अब तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? किस बात की चिंता सता रही है? दिल तो चाहा कि सब सच उगल दूं, कह दूं कि तुम्हारी दूसरी शादी की बात मेरे सीने में तीर बनकर चुभ रही है, मगर मैंने अपने दर्द को दिल में ही दबा लिया और कुछ भी न कह सकी। सिर्फ एक फीकी मुस्कान के साथ चुपचाप उसकी तरफ देखा। मैंने सौरभ से कहा, मुझे नींद की गोली दे दो, अगर आज रात भी नहीं सोई तो मेरा सिर फट जाएगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे गोली दे दी और मैं कब गहरी नींद में डूब गई, खुद नहीं जानती। सुबह आंख खुली तो सौरभ ऑफिस जा चुका था, लेकिन मेरा सिर अब भी भारी था, जैसे किसी बोझ तले दबा हो। मैं बेमन से बाहर आए और तभी मेरी नज़र सोफे पर रखे अपनी सास के मोबाइल पर पड़ी। दिल में अचानक एक बेचैनी सी उठी और मैंने वह फोन उठाकर सीधे सौरभ के स्टडी रूम में चली गई। किसी अनजाने डर या शक के साए में मैंने सौरभ के नंबर पर एक मैसेज टाइप किया, सविता का क्या करना है। जैसे ही मैसेज भेजा, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। तभी अचानक फोन बज उठा, सौरभ का कॉल था। मैंने डर के मारे फोन नहीं उठाया, लेकिन रिंग बार बार होती रही। तीसरी बार जब कॉल आया तो हिम्मत जुटाकर मैंने फोन उठा ही लिया। फोन से सौरभ की झुंझलाहट भरी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, माँ, आप आखिर सविता से इतनी नफरत क्यों करती हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर गुनाह है तो सिर्फ इतना कि मैंने उसे अपनी पसंद से शादी के लिए चुना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, न कि उसे। उसकी आवाज भारी थी, जैसे सीने में बहुत कुछ दबा हो। क्या आपको याद नहीं है माँ, 2 साल पहले मैंने सविता से मोहब्बत करके उससे शादी की थी। आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी से रिश्ता जोड़ूं, मगर मैंने मना कर दिया था। आप अपनी जिद में अड़ी रहीं और मैं भी अपने फैसले पर कायम रहा। इसलिए हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। वह कुछ पल रुका, फिर आवाज और सख्त हो गई। जब मैंने सविता को दुल्हन बनाकर घर लाया तो आपने हर मुमकिन कोशिश की हमें अलग करने की। झूठ, बहस, उलझने, आपने सब कुछ किया, लेकिन जब वो सब काम नहीं आया तो आपने सविता का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। सौरभ की आवाज अब कांपने लगी थी। क्या इतना पत्थर दिल हो गया है आपका दिल? किसी की जान लेना कोई छोटी बात नहीं होती माँ। सविता उस एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई थी। डॉक्टर तक हैरान थे कि वो जिंदा कैसे बची, लेकिन वो कोमा में चली गई थी और आपने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर एक शब्द सविता के रूह को चीर रहा था। अब शक नहीं रहा, उसकी सास ने सचमुच कुछ ऐसा किया था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। सौरभ की आवाज अब बहुत गहरी हो चुकी थी और उसकी बातें जैसे एक एक सच्चाई को उजागर कर रही थी। माँ, तुम्हें याद है न, जब तुम्हें पता चला था कि सविता माँ बनने वाली है, तब पहली बार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब तुमने मुझे सब सच बता दिया था और उस दिन के बाद से मैं कई महीनों तक तुमसे बात नहीं करता था। सौरभ का गुस्सा और दुख दोनों सामने आ रहे थे। सविता बच्चे के कारण जल्दी ठीक हो गई थी। वह कोमा से बाहर आई थी, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसे यही लगता था कि उसकी शादी नहीं हुई है और इसलिए उसके माँ बाप ने उसे अपने पास ले लिया था। सौरभ ने गहरी सांस ली और फिर बोला, माँ, तुम भी जानती हो कि 6 महीने बाद सविता की भाभी ने मुझे कॉल की थी, ये कहकर कि सविता को फिर से शादी की जरूरत है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने शादी नहीं की। तब मैंने तुमसे बात की थी और कहा था कि हम सविता के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। वह धीरे से बोला, तुमने सविता का ख्याल रखा, उसकी दवाई की जिम्मेदारी उठाए और मिठाई में दवाई डालकर उसे देती थी।
लेकिन अब तुम फिर से लोगों की बातों में आ गई हो। तुम ये भी जानती हो कि मैंने सविता से फिर से शादी सिर्फ उसे दिखाने के लिए की थी। वह अभी भी उस सदमे में है कि 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसलिए उसने खुद को अपने बच्चे से दूर कर लिया है। सौरभ का दिल टूट चुका था और उसकी बातें पूरी सच्चाई को सामने रख रही थी। सौरभ की तेज आवाज़ें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और उन सब बातों को सुनने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही हिल गई थी। मैं खुद को संभाल नहीं पाए और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। चारों ओर सफेदी थी, पर मेरे जहन में अब हर बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। मेरा अतीत, मेरा दर्द, सब कुछ मुझे याद आ गया था। जैसे ही सौरभ मेरे पास आया, मैंने कांपती आवाज में पूछा, प्रवेश कहाँ है? सौरभ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ ही पल बाद वह मेरे बेटे को लेकर आया और मैंने पहली बार उसे अपने सीने से लगाकर प्यार किया। मेरी ममता जैसे अब पूरी हो रही थी। मेरी सास भी मेरे पास आई, आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए मुझसे माफी मांगी। दिल के किसी कोने में अब भी दर्द बाकी था, क्योंकि उनके कारण मेरी जिंदगी के कई सुनहरे पल मुझसे छिन गए थे। फिर भी मैंने उन्हें माफ कर दिया, ये सोचकर कि जो गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। अब वक्त था एक नई शुरुआत का, एक नई उम्मीद के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।